जय हिंद दोस्तों। मैं इनकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सवल भागलपुर से एग्री गाइडेंस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो यह हमारा वीडियो नंबर 4 है और इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जिनसे अक्सर एग्रीकल्चर के किसी न किसी एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और मैं इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन को बताऊँगा उन सभी को आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट कर लेना और उसको बार बार पढ़ना है ताकि चीज़ें लंबे समय तक याद रहें। अगर आप ये सब अभी पढ़ लेते हैं तो आगे जब आप किसी कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ भी कहीं ना कहीं यही सब चीज़ पढ़ना पड़ता है। तो अगर आपको पहले से अगर ये सब चीज़ याद रहेगा तो काम आएगा ही, साथ ही साथ वो आप लोगों के लिए आगे के लिए भी बहुत बेनिफिट रहेगा। तो बिना टाइम गवाए हुए हम लोग वीडियो में आते हैं। तो यहाँ पर इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की जो फसलें होती हैं उनका वानस्पतिक नाम क्या होता है और उनका कुल का मतलब होता है फैमिली। ठीक है, कुल बोलिए, परिवार बोलिए, बात एक ही हुआ। ठीक है, फैमिली क्या होता है, वानस्पतिक नाम को बोलते हैं बोटानिकल नेम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अनाज वाली फसल। ठीक है, अनाज वाली फसल को इंग्लिश में बोलते हैं सीरियल क्रॉप। ठीक है, अनाज वाली फसल में पहला है, देखिए एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए कि जितने भी अनाज वाली फसल होती है उन सभी का जो है फैमिली यानी कि कुल या परिवार क्या होता है, ग्रेमनी। ठीक है, ग्रेमनी या कहीं कहीं इसी को जो पोएसी लिखा रहेगा। ठीक है, POACEAE पोएसी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग जो बारी बारी से पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है कि गेहूं का वानस्पतिक नाम, गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। ठीक है, और जब भी आप लोग कॉपी में कोई भी बोटानिकल नेम या कोई भी साइंटिफिक नेम को लिखिएगा तो उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, मतलब उसको नीचे से रेखांकित कर देना है। ठीक, नहीं तो आप लोग का वो बोटानिकल नेम गलत हो जाता है। ये जो है साइंटिफिक नेम या बोटनिकल नेम लिखने के कुछ नियम हैं, उनमें से एक ये नियम है। तो गेहूं का साइंटिफिक नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, और इसका फैमिली क्या होता है, ग्रेमनी। चावल का होता है ओराइजा सेटाइवा। ठीक है, इसका भी फैमिली ग्रेमनी होता है। मक्का का होता है जियामेज। क्या होता है, जियामेज, इसका भी फैमिली ग्रेमनी होता है। ज्वार का होता है सोरगम वल्गेर। ठीक है, इसका भी ग्रेमनी होता है। बाजरा का होता है पेनिसिटम ग्लूकम या पेनिसिटम टाइफॉइड्स। ठीक है, कहीं कहीं पेनिसिटम टाइफॉइड्स भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, मैं इसका जो है स्पेलिंग लिख देता हूँ, PENNISAT जो पेनिसेटम टाइफॉइड्स, TYPHOIDES टाइफॉइड्स। ठीक है, इसको भी आप लोग लिख लीजिए। बाजरा का साइंटिफिक नेम पेनिसेटम ग्लूकम या पेनिसेटम टाइफॉइड्स होता है। ठीक है, कहीं कहीं आप लोग को देखने को मिलेगा। उसके बाद है जव। जव का होता है होडियम वल्गेर। ठीक है, और जव एक ऐसा क्रॉप है जिसका उपयोग जो है शराब उद्योग यानी कि वाइन इंडस्ट्री में किया जाता है। यह क्वेश्चन जो हम लोग के समय जो है BCC के एग्जाम में पूछा गया था, वाइन इंडस्ट्री क्वेश्चन था कि किस फसल का उपयोग जो है शराब बनाने में किया जाता है। तो वहाँ अलग अलग धान था, गेहूँ था, मक्का था, जव था। तो यहाँ आप लोग को ध्यान रखना है कि जव। ठीक है, जव मतलब बारले, जव मतलब क्या होता है, बारले। ठीक है, और बारले का उपयोग जो हॉर्लिक्स बनाने में भी किया जाता है, BARLEY। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं दाल वाली फसलें। देखिए जितना भी दाल वाली फसलें होती है उन सभी का फैमिली क्या होता है, लेगुमिनेसी। ठीक है, ये आप लोगों को पता ही होगा कि दलहन फसलों के जो परिवार या कुल होता है वो होता है लेगुमिनेसी। तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि सभी का साइंटिफिक नेम क्या है। देखिए सबसे पहले है चना। चना का साइंटिफिक नेम होता है साइसर एरिटेनम। ठीक है, मूंग का साइंटिफिक नेम होता है विग्ना रेडियाटा। उड़द का होता है साइंटिफिक नेम विग्ना मूंगो। ठीक है, क्या होता है कि मूंग और उड़द, इसमें इतना स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि बहुत बार वे स्टूडेंट अक्सर एग्जाम में गलती कर देते हैं। और थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना भी है कि खरीफ क्रॉप के बारे में, तो वहाँ भी कभी कभी एग्जाम में आता है। और हम लोग के समय में भी एग्जाम में आया था कि मूंग का साइंटिफिक नेम क्या होता है, वहाँ ऑप्शन में रहेगा विग्ना मूंगो। लेकिन आप लोग को ध्यान देना कि मूंग है तो मूंग में मूंग नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब 2 बार रिपीट नहीं होगा। ठीक है, मूंग है तो उसमें मूंग नहीं होगा, तो मूंग किस में होगा,
ठीक है। तो मूंग का साइंटिफिक नेम होता है विग्ना रेडियाटा, ठीक है। और उड़द का होता है विग्ना मूंगो। इसको आप लोगों को अच्छा प्रकार से याद कर लेना अभी। उसके बाद अरहर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि अरहर का साइंटिफिक नेम है कैजनस कजान, ठीक है। मसूर, ठीक है, मसूर का होता है लेंस एस्कुलेंटा। मटर का होता है पाइसम सेटाइबम, ठीक है। मटर में भी दो मटर आते हैं, एक आता है गार्डन पी आता है, एक आता है फील्ड पी आता है। आगे जब हम लोग देखेंगे मटर बारे में तो उसमें पढ़ेंगे। मोठ, ठीक है, मोठ का होता है फेजियोलस एकोन्टीफोलियस, ठीक है। चवला का होता है विग्ना साइनेंसिस। ये सभी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम है जिसको आप लोग को हमेशा याद रखना है, इनसे अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। आगे नकदी फसलें, नकदी फसलें को इंग्लिश में बोलते हैं कैश या कॉमर्शियल क्रॉप, ठीक है। मतलब कि ऐसी फसलें जिसे किसान बेचकर तुरंत मुनाफा पा सकते हो, उस प्रकार की फसलों को नकदी फसलें यानी कि कैश या कॉमर्शियल क्रॉप कहते हैं, जिसमें से गन्ना, आलू और तंबाकू हम लोग को यहाँ पढ़ना है, ठीक है। देखिए गन्ना, देखिए गौ से गन्ना, गौ से ग्रेमनी, ठीक है, ऐसे आप लोगों को याद करना है। गौ से गन्ना, गौ से ग्रेमनी, ठीक है, गौ से गन्ना, गौ से ग्रेमनी। तो गन्ना का साइंटिफिक नेम होता है सेक्रम ऑफिसिनेलम। क्या होता है? सेक्रम ऑफिसिनेलम। आलू का होता है सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है, आलू का क्या होता है? सोलेनम ट्यूबरोसम। तंबाकू का होता है निकोटिना स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब क्या होता है? क्या कि इसमें अलग अलग प्रकार के स्पीसीज पाए जाते हैं जो अलग अलग क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर एक नाम ने देखो वहाँ पर स्पीसीज लिखा गया। और तंबाकू का भी फैमिली क्या होता है? सोलिनेज, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं तिलहनी फसल के बारे में, मतलब कि ऑयल सीड क्रॉप, ठीक है। तिलहनी फसल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑयल सीड क्रॉप्स, ठीक है। ये आप लोग इंग्लिश में लिख भी सकते हैं। सबसे इसमें पहला है सरसों। तो सरसों का साइंटिफिक नेम क्या होता है? ब्रासिका स्पीसीज। इसमें अलग अलग स्पीसीज आते हैं और इसका फैमिली क्या आता है? क्रूसीफेरी, ठीक है। आगे है मूंगफली। मूंगफली का साइंटिफिक नेम होता है अरेकिस हाइपोजिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। और इसका फैमिली है लेगुमिनेसी। मूंगफली जो है एक ऑयल सीड और पल्स, मतलब कि मूंगफली दलहन और तिलहन दोनों में आता है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में आता है कि इनमें से किस फसल का उपयोग दलहन एवं तिलहन दोनों रूप में किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मूंगफली, ठीक है। आगे है सोयाबीन। सोयाबीन का साइंटिफिक नेम होता है ग्लाइसिन मैक्स, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक, ग्लाइसिन मैक्स। और इसका फैमिली क्या है? लेगुमिनेसी। सूर्यमुखी का आता है हेलियंथस एनस, इसका फैमिली है कंपोजिटी। कुसुम का आता है कार्थेमस टिंक्टोरियस, इसका फैमिली कंपोजिटी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में जब एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन आता है तो इसी प्रकार के कुसुम का पूछता है, ग्वार का पूछता है साइंटिफिक नेम, ठीक है। तो इस प्रकार के साइंटिफिक नेम एग्जाम में आ जाते हैं। तो कुसुम का क्या होता है? कौ से कुसुम, कौ से कार्थेमस टिंक्टोरियस, ठीक है। अलसी का होता है लिनम आसीटाटिसिमम, ठीक है। और तिल का क्या होता है? सिसिमम इंडिकम, ठीक है। देखिए तिल का क्या होता है? सिसिमम इंडिकम। और तिल का फैमिली क्या होता है? पेडिलियस। देखिए तिल से आप लोग ध्यान रखिए कि तिल का मतलब मान लीजिए हो गया तेल। तो तेल कैसे निकलता है? जब हम उसको जो है पेरते हैं, मतलब उसको जो है मशीन में जब उसका पेराई होता है, ठीक है, तब तेल निकलता है। तो पेराई हो गया पेडिलियसी। तो तिल का फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि तिल का फैमिली क्या होता है, तो इसको आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि तिल का फैमिली क्या होता है? पेडिलियसी, ठीक है। उसके बाद है रेशे वाली फसलें। रेशे वाली फसलें मतलब क्या कि ऐसी फसलें जिनसे हमें फाइबर यानी कि रेशा प्राप्त होता है। रेशा क्या होता है? एक धागानुमा टाइप का होता है और बहुत सारे जो रेशे को मिलाकर हम लोग जो है क्या कि कपड़ा ये सब बनाने में इसका उपयोग होता है। कपास, ठीक है, कपास का साइंटिफिक नेम गोसिपियम स्पीसीज। इसमें भी अलग अलग टाइप के स्पीसीज आते हैं। इसका फैमिली होता है मालवेसी, ये भी इंपॉर्टेंट है। कपास का फैमिली से क्वेश्चन आता है। जूट का भी फैमिली से क्वेश्चन आता है, टिलियसी। और सनई का फैमिली से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। कपास का फैमिली है मालवेसी, जूट का फैमिली है टिलियसी और सनई का फैमिली है लेगुमिनेसी, ठीक है। कपास का साइंटिफिक नेम है गोसिपियम स्पीसीज, जूट का है कॉर्कोरस स्पीसीज और सनई का है क्रोटोलेरिया जंसिया, ठीक है। आगे रिचका और बरसिम। देखिए बरसिम को क्या होता है? चारे वाली फसलों का राजा कहा जाता है और रिचका को चारे वाली फसलों की रानी कहा जाता है। तो बरसिम का साइंटिफिक नेम होता है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम और इसका फैमिली होता है लेगुमिनेसी। और रिचका का साइंटिफिक नेम होता है मेडिकागो सेटाइवा और इसका जो फैमिली होता है वो होता है लेगुमिनेसी, ठीक है।
तो इस प्रकार से अभी हम लोगों ने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्रॉप्स का जो है साइंटिफिक नेम, उसका फैमिली देखा, ठीक है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चार्ट को आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार नहीं बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और जब टफ क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा ऐसा साइंटिफिक नेम पूछता है कि जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं या कभी उस पर ध्यान नहीं देते। जैसे क्या कि अगर पूछ देगा जीरा का, ज्वार का, ग्वार का, ठीक है, अलग अलग बहुत सारे से क्रॉप, कुसुम का पूछ देगा, सूर्यमुखी का पूछ देगा। तो जब हार्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में रहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे हम लोग कौन सा टॉपिक है। अगला हमारा टॉपिक है कि महत्वपूर्ण फसलों की कटाई एवं भंडारण हेतु मानक, ठीक है। मतलब कि जब हम अलग अलग प्रकार की फसलों की कटाई करते हैं तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, यानी कि उसमें जो नमी की मात्रा होती है या उसका जो यूनिट है, कि हम इस चीज़ को देखकर पता कर लेते हैं कि अब इसके कटाई का समय आ गया, तो वो क्या है, ठीक है। और उसको स्टोरेज करने के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। इससे यह एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें तो पढ़ना का बहुत कमी है, लेकिन अक्सर एग्जाम में एक नए क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आते हैं। और इससे एक ऐसा क्वेश्चन है जो बीसीसी के एग्जाम में भी पूछा गया था, तो मैं उस क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। और वो क्वेश्चन जो हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता है। सबसे पहले है धान, ठीक है। धान में कटाई के समय आवश्यक मानक, ठीक है। धान का जो दाना होता है, जो ग्रेन होता है, उसमें 20% से कम नमी होना चाहिए जब हम उसकी कटाई करते हैं। और दानों को भंडारण करने के लिए 14% तक नमी, ठीक है। ऐसे होता है क्या कि कहीं कहीं आप लोग को 13% तक मिलेगा, ठीक है। तो वही मानिए कि 13% तक, 14% तक इसमें नमी चाहिए इसको स्टोरेज करने के लिए। गेहूँ, ठीक है, गेहूँ को काटने के लिए, मतलब उसकी कटाई के लिए दाना यानी कि उसके ग्रेन्स में 15% से कम मॉइस्चर चाहिए, और जो है 10% चाहिए उसके ये स्टोरेज के लिए मॉइस्चर। उसके बाद मक्का में 20 से 25% तक मॉइस्चर होता है, और उसके स्टोरेज के लिए 10% तक चाहिए मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। ज्वार में 28% से कम चाहिए मॉइस्चर कंटेंट, और इसमें भी क्या होता है कि 10% तक चाहिए मॉइस्चर कंटेंट स्टोरेज के लिए। उसके बाद गन्ना, देखिए ब्रिक्स, एक मशीन आता है, एक इक्विपमेंट आता है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टोमीटर, ठीक है। रिफ्रैक्टोमीटर से क्या होता है कि गन्ना का जो जूस होता है, जो रस होता है, उसको हम लोग उस रिफ्रैक्टोमीटर में लेते हैं, और उससे पता करते हैं कि उसका ब्रिक्स वैल्यू उसमें आता है, ठीक। जिससे क्या कि हम लोग दूरी को मापते हैं मीटर में, ठीक है, किलोमीटर मापते हैं, लंबाई को मापते हैं मीटर में, समय को मापते हैं सेकेंड में। उसी प्रकार से कुछ जो लिक्विड होता है तो उसका ब्रिक्स वैल्यू निकलता है, ठीक है। तो गन्ना का ब्रिक्स वैल्यू अगर 18 से 20% अगर आता है, ठीक है, तब हम उसको मानते हैं कि उसको कटाई के लायक हो गया। और यही क्वेश्चन जो है आप लोगों के बीसीसी के एग्जाम में पूछा गया था कि गन्ना की कटाई के लिए ब्रिक्स वैल्यू कितना होता है, वो होता है 18 से 20%, ठीक है। आगे है मूंगफली में कटाई के लिए, हाँ ऐसा कुछ नहीं बताया गया, लेकिन इसके भंडारण के लिए 6% तक मॉइस्चर कंटेंट चाहिए, ठीक है। कपास में क्या होता है, डोडे जब पूरी तरह खुल जाए तो क्या होता है, कपास का जब फूल खिलता है तो वो जो है वाइट कलर का जो उसका फूल होता है वो कवर में बंद रहता है। तो वो जब खुल जाता है, पूरे फट जाता है, तब हम समझते हैं कि यह जो है हार्वेस्टिंग के लायक हो गया, ठीक है। तो इन सभी टॉपिक को आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में आते हैं सही क्वेश्चन, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ इनऑर्गेनिक मैन्योर, या इसी को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजर, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं उर्वरक। फर्टिलाइजर क्या होता है, क्या कि ऐसे प्लांट न्यूट्रिएंट जो कि इनऑर्गेनिक सोर्स से प्राप्त होते हैं, और उसमें कार्बन कंटेंट यानी कि कार्बन की मात्रा नहीं होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक मैन्योर या फर्टिलाइजर। ये मेनली जो है कल कारखाने जो इंडस्ट्री होते हैं उसमें बनाए जाते हैं। क्या होता है कि कोई भी प्लांट को मेनली एनपीके नामक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो वही पढ़ना है कि अगर हम लोग को प्लांट में नाइट्रोजन की कमी है, तो कौन कौन से ऐसे हमारे पास फर्टिलाइजर है जिससे नाइट्रोजन की पूर्ति होती है, कौन कौन से ऐसे फर्टिलाइजर है जिससे फास्फोरस की पूर्ति होती है, कौन कौन से ऐसे फर्टिलाइजर है जिनसे पोटेशियम यानी कि पोटास की पूर्ति होती है, ठीक है, पूर्ति होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि नाइट्रोजन धारी उर्वरक, ठीक, यानी कि नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूरिया। इसमें बहुत बार क्वेश्चन आता है कि यूरिया में नाइट्रोजन कंटेंट कितना होता है, तो वो होता है 46%, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है
इसमें इसमें मैं जो भी बताऊंगा जो जो इम्पोर्टेंट है उसको आप लोगों को जो हमेशा याद करके रखना है, ठीक है। आगे है अमोनियम सल्फेट, ये भी क्वेश्चन आता है कि अमोनियम सल्फेट में कितना होता है, नाइट्रोजन होता है 20%, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है अमोनियम क्लोराइड, इसमें होता है 26%। कैल्शियम नाइट्रेट, इसमें होता है 15.5%। अमोनियम सल्फेट, उसके बाद है अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, इसमें होता है 26%। अमोनियम नाइट्रेट, इसमें होता है 33%। इसमें कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसी को बोला जाता है CAN, ठीक है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, या इसी को बोलते हैं हम लोग किसान खाद। यह एक ऐसा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। किसान खाद, किसान खाद किसको बोलते हैं, CAN कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को। और इसमें नाइट्रोजन कितना होता है 25%, 25% होता है, ठीक है। उसके बाद एनहाइड्रस अमोनिया, इसमें होता है 82%। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर थे जिनसे हमें नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। आगे हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फर्टिलाइजर है जिनसे हमें जो है फास्फोरस की पूर्ति होती है। देखिए, सिंगल सुपर फॉस्फेट, डबल सुपर फॉस्फेट, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, ये तीन एक ऐसा क्वेश्चन जो कि बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है। सिंगल सुपर फॉस्फेट में जो है फास्फोरस जो है P2O5 के फॉर्म में जाता है, वो होता है 16%, ठीक है। डबल सुपर फॉस्फेट में फॉस्फोरस जो है 32% होता है। और ट्रिपल सुपर फॉस्फेट में कहीं कहीं आप लोगों को 46 भी मिल जाएगा, मतलब 46 से 48% तक इसमें फास्फोरस होता है, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग जो हमेशा याद करके रखिएगा। आगे बेसिक स्लेग, इसमें होता है 14 से 18% फास्फोरस। और एक है डाई कैल्शियम फॉस्फेट, इसमें होता है 34% फास्फोरस, ठीक है। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें है। यूरिया इंपॉर्टेंट, अमोनियम सल्फेट, किसान खाद, ये सब एनहाइड्रस अमोनिया, ठीक है। इन सभी को आप लोगों को हमेशा याद करके रखना है, ठीक है। आगे है पोटेशियम धारी उर्वरक, यानी कि पोटेशियम कंटेनिंग फर्टिलाइजर। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है पोटेशियम क्लोराइड, इसमें होता है 60% पोटेशियम होता है। पोटेशियम सल्फेट में 50% होता है। पोटेशियम नाइट्रेट में 44% होता है। और केनाइट में 12 से 16% होता है। इसमें आप लोगों को ये दोनों याद रखना हमेशा। आगे DAP, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें आप जितना इंपॉर्टेंट मार सकते हैं, स्टार मार सकते हैं, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। DAP का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है, D मतलब डाई, A मतलब अमोनियम, P मतलब फास्फेट, ठीक है। डाई अमोनियम, AMMONI जो अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है। इसमें जिसमें क्या होता है कि दो पाया जाता है, ठीक है। 18% होता है इसमें नाइट्रोजन और 46% होता है फास्फोरस, ठीक है। लेकिन जो है यूरिया में 46% होता है नाइट्रोजन, ठीक है। लेकिन DAP में होता है 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस। उसके बाद मोनो अमोनियम फॉस्फेट, इसमें पाया जाता है 11% नाइट्रोजन, 48% फास्फोरस, ठीक है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है। इस चार्ट से आप लोग के विभिन्न प्रकार के एग्रीकल्चर एग्जाम में कुछ न कुछ क्वेश्चन रहते हैं, तो आप लोग इस पूरे चार्ट को अच्छे प्रकार से कॉपी में लिख के याद कर लीजिएगा। आगे हमारा टॉपिक है कि मृदा वर्गीकरण, ठीक है। और इसका व्यास मिलीमीटर में कितना होता है, ठीक है। डायमीटर क्या होता है कि कोई भी दुनिया का सॉइल हो वो 3 पार्टिकल से मिलकर बने होते, 3 कण से मिलकर बना होता है। एक होता है सैंड, एक होता है सिल्ट, एक होता है क्ले, ठीक। जिस प्रकार से क्या होता है कि हमारा बॉडी जो है विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र, जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, परिवहन तंत्र से मिलकर बना होता है। उसी प्रकार से कोई भी दुनिया की कोई भी मिट्टी हो वो 3 पार्टिकल यानी कि 3 प्राइमरी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिसे सैंड, सिल्ट और क्ले कहते हैं। तो उसी के बारे में पढ़ना है कि उसका साइज क्या होता है, उसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है। देखिए, सैंड को 2 भाग में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होता है कोर्स सैंड, एक होता है फाइन सैंड। कोर्स सैंड का हिंदी होता है मोटा बालू, फाइन का मतलब होता है महीन बालू, ठीक है। तो मोटा बालू का जो कण का आकार होता है वो होता है 2 से 0.2 कितना मिलीमीटर, ठीक है, ये डायमीटर है, ठीक है। महीन बालू का होता है, इसी में एक एक जीरो केवल बैठाते जाना, ठीक है। इसमें होता है 0.2 से 0.02 होता है। सिल्ट में होता है 0.2 से 0.002। और कले का हिंदी होता है मृतिका। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि न जाने कितना बार एग्जाम में पूछा गया है, और आगे भी एग्जाम में आप लोगों को अगर इससे कोई क्वेश्चन बनता है तो इससे यही क्वेश्चन बनता है कि क्ले पार्टिकल का जो है डायमीटर कितना होता है, तो वो होता है 0.002 से कम। मतलब क्या कि 0.002 से कम। इसी को हम
जब जब अगर कम लिखना होगा सांकेतिक भाषा में तो हम लोग इस चिन्ह का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगर हमको मान लीजिए लिखना है 5 से अधिक तो हम लिखेंगे 5 से अधिक, तो ऐसे 6 से अधिक तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे 2 से अधिक ऐसे, अगर लिखना है 2 से कम तो हम लोग लिखेंगे ऐसे, ठीक है। तो अगर ये जो है ना, ये जो तीर का जो चिन्ह है अगर 2 की ओर खुला हुआ है मतलब उसका हुआ 2 से कम, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैंने इस वीडियो में जितने भी टॉपिक को करवाया है ये सभी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इनसे जो हर एक बार कुछ न कुछ आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों सहपाठियों के बीच शेयर करें, और हमारे चैनल एग्री गाइडेंस को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।